अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज रकाबी शबी में कुछ कसाइन पकने वाला नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए कोई डिश लेकर नहीं हाज़िर हूँ। असल में मैं अपने सॉरी स्टोर रूम की सफाई कर रही थी। तो अक्सर जब हम सफाई करते हैं और गैर ज़रूरी चीज़ों को हटाना चाहते हैं, तो बहुत सारी उसमें ज़रूरी चीज़ें भी शामिल होती हैं, जिनको हमें अलग करना ज़रूरी होता है और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जब मैं अपने कुछ बुक्स, मैगज़ीन्स वगैरह की सॉर्ट आउट कर रही थी कि किनको रखना है, कौन ओल्ड डेटेड हो चुकी हैं, किसको पढ़ चुके हैं, तो मुझे ये एक योग गुरु बाबा रामदेव की एक मैगज़ीन मिली। क्योंकि स्कूल टाइम में मैं इनकी मैगज़ीन्स को हर मंथली सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था और वे मैं पढ़ती थी। इसमें हिंदी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है, हिंदी लैंग्वेज डेवलपमेंट, और बहुत सारी अच्छी बातें रहती थी। किसी ख़ास किस्म के पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों के बारे में एक अच्छी नॉलेज रहती थी। और तो अब पता नहीं इसका प्रेजेंटली क्या सब्सक्रिप्शन है, आई डोंट नो, बिकॉज इट हैज़ अ लॉन्ग टाइम, इट हैज़ बीन लॉन्ग टाइम, तो सो आई एम नॉट गेट टच्ड। तो खैर ये पुरानी एक मैगज़ीन मिली है, 2010 जून का है, योग संदेश, और जिसमें पेज नंबर 46 पर बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी आर्टिकल्स इसमें हैं। बहुत श्रवण कुमार की कहानी है, अनजन्मी बेटी की कहानी है, और जिसमें से मुझे सबसे अच्छा आपके साथ शेयर करने का दिल चाहा वो है टॉपिक हमारा शरीर एक औषधालय है। तो मुझे लगा कि क्यों ना कुछ, क्योंकि लीक पर चलने से लीक घिस जाती है। ये कहानी मैंने किसी पीआरटी की क्लास 6-7 या ऐसे 5th में किसी हिंदी की बुक में पढ़ी थी, अपने कोर्स सिलेबस में, कि लीक पे ही चलने से लीक घिस जाती है। तो ये एक पार्ट होता है कार में, गाड़ी में, एक ही लीक पे चलने से। तो हमें कुछ नया करना चाहिए, और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये एक अच्छी चीज़ आप सबके साथ शेयर की जाए। बिना कोई वक्त ज़ाय किए बगैर मैं इसको पढ़ना चाहती हूँ, और उम्मीद है कि आप इसे आखिर तक सुनेंगे, और मैं भी इसमें बहुत चीज़ें सीखूंगी, समझूंगी, और आप भी जो इसमें अच्छी बातें होंगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी डिश की रेसिपी अपडेटेड मिलती रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने लव वंस के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये ग्रंथ। तो इसमें बताया जा रहा है, हाईलाइटेड है, कि बीमारी स्वाभाविक रूप से नहीं आती, हमारे आचार विचार, आचरण और जीवन शैली के कारण बुलाई जाती है। तो क्योंकि ये आर्टिकल हिंदी में है, इसलिए ठेठ हिंदी होगी, तो अगर आप हिंदी से अवेयर हैं तो आप समझ पाएंगे। बीच बीच में मैं कोशिश करूँगी कि इसको आसान लैंग्वेज में बता सकूँ। तो जाहिर सी बात है, बीमारी जो जिस्म है हमारा, वो ऐसे ही बीमार नहीं हो जाता है। हमारे आसपास के जो भी एक्शन रिएक्शन होते हैं, उसी की वजह से हमको कभी कफ, कोल्ड, तो हमारे खाने पीने का जो तरीका होता है, जैसे कि मैं अक्सर अपने डिशेस बनाते वक्त अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि बहुत कम तेल, ऐसे खाने खाएं जिसमें कम से कम तेल हो। तेल सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है।
तो कम से कम तेल इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि हार्ट कार्डियो से रिलेटेड जो भी बीमारियां उससे बचे रहने के लिए। जो भी जड़ी बूटियां हैं, चटनी है, जिसको हम लोग सॉस पे आ गए हैं आजकल, बाज़ारू सॉस, तो हमें घरेलू चटनियों पे, जो पुरानी चटनियाँ जो सिलबट्टे से पीसी जाती थी, हमाम दस्ता से पीसी जाती थी कूट के, तो उस पे हमें मौजूद रहना चाहिए आज भी। इसी तरह से मैंने अपनी कुछ वीडियोस में बहुत ज़्यादा बटर इस्तेमाल किया है, क्योंकि बिना इस्तेमाल किए वो डिश का जो एक रूह है वो उसमें नहीं आएगी। लेकिन उसमें मैंने ये ज़ाहिर बोला भी है कि इतना बटर खाने के बाद आपको एक क्लीनिंग ड्रिंक तो ज़रूर लगती है कि आप उसके साथ संतरा का जूस, मौसम्बी जूस या फिर एक नींबू पानी तो ज़रूर पिएं। और ये याद रखें कि जब भी आप कोई तेल वाली चीज़ या ज़्यादा मसाले वाली चीज़ खाएं तो नींबू पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि वो आपका पीएच लेवल मेंटेन करता है शिकंजी से, और इससे आपके लीवर और को काम करने में ज़्यादा अच्छी मदद मिलती है। क्योंकि अगर लीवर में स्वेलिंग्स वगैरह ज़्यादा तेल के वजह से हो रही है तो फिर समझ लीजिए फिर स्टोमक प्रॉब्लम और फिर सारी प्रॉब्लम्स की जड़ हो जाती है, स्टार्टिंग हो जाती है, तो ये बीमारी का रूप लेती है। सो बी अवेयर फॉर ऑल दीज थिंग्स। हमें अपने खाने पीने का बहुत ख़याल रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि जैसा खाया जाता है वैसा ही उगता है। एक पेड़ है, जिसको हम उसको जैसा ट्रीटमेंट देंगे वो वैसा ही हमको फल देगा। तो हमारा शरीर भी यही चीज़ है कि हम जो खाएंगे वो असर बाहर दिखेगा। तो प्रॉपर डाइट होनी चाहिए हमारी, जिसमें न्यूट्रिशंस, विटामिन्स, प्रोटीन्स सभी शामिल हों। ये नहीं कि किसी एक की ज़्यादती कर दी, किसी एक में बहुत कमी कर दी, तो हमारे शरीर को फिर बीमारी लगती है। इसका टाइटल है कहानी का कि आर्टिकल का कि हमारा शरीर एक औषधालय है। वाकई में बहुत सारी बीमारियां ऐसे होती हैं कि जिसमें हम दवा नहीं करते, सिर्फ दवाई से काम चल जाता है। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको हमारा शरीर खुद झेल जाता है, क्योंकि बनाने वाले ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, खुदा ने, गॉड ने, ऑलमाइटी ने ऐसा इसमें इकोसिस्टम्स रखे हैं, मतलब ऐसे बनाया है कि ये खुद से ही बहुत सारी चीज़ों से एंटीबॉडीज़ हैं कि खुद चीज़ों से खुद ही लड़ जाता है। और ये लड़ने की क्षमता जो है, जो पावर है, वो कहाँ से आएगी? वो खान पान से आएगी। तो अगर शरीर में है ताकत तो दुश्मनों से, बीमारियों से लड़ पाएगा। अदरवाइज़ अगर उसमें पॉइज़न है, हमने सिर्फ उसको पॉइज़न दे रखा है, तेल, चिकना मसाला, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें दे रखी हैं, तो जाहिर सी बात है वो फिर बुराइयों से, दुश्मनों से और बीमारियों से लड़ नहीं पाएगा। तो आई थिंक ये मैंने सार बता दिया है इस आर्टिकल का, क्योंकि मैंने अभी भी इस आर्टिकल को पढ़ा नहीं है, सिर्फ टाइटल देख के ही समझ में आया। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये सत्यनारायण भटनागर का आलेख है। हमारे शरीर की संरचना अद्भुत है। इसकी बनावट के संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। बेशक इसका निर्माण प्रकृति ने किया है, और ऐसा किया है कि यदि हम प्रकृति के सहज स्वाभाविक नियमों का पालन करें तो यह शरीर बिना किसी रुकावट के अपने आप विकसित होगा, प्रौढ़ होगा, और अंत में समस्त प्राकृतिक वस्तुओं की तरह इसका भी अंत होगा। बहुत अच्छी लाइन लिखी है, बहुत अच्छी लाइन, कि अगर हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो बिल्कुल बढ़ेगा, ये बढ़ेगा और अच्छे से बढ़ेगा, और आखिर में हर चीज़ का अंत होना है तो अंत हो जाएगा। क्योंकि शरीर तो क्या है, शरीर का अंत होना है, इसमें जो आत्मा है वो हमेशा रहने वाली है। सो इस शरीर को चलाने के लिए हमें कुछ भी विशेष नहीं करना है, केवल प्रकृति के नियमों का पालन करना है। बिल्कुल, आज हम छोटे बच्चों को देख लें, वो बाहर के पैकेट्स खाते हैं, जो भी चिप्स वगैरह, बहुत ज़्यादा दिन में 10-10 पैकेट इस तरह से खाना, बहुत ज़्यादा मैदे की चीज़ खाना। उनकी आंतड़ियों में, मेरे खुद जान पहचान के लोगों में ऐसे ऑपरेशंस हो चुके हैं, बच्चों की आंतड़ियाँ चिपक गई थी। वजह पूछी गई तो अरे बहुत ज़्यादा चाउमीन खाते थे। तो चाउमीन की बुराई नहीं है, चाउमीन कभी कभार बहुत अच्छी चीज़ है, महीने में एक बार भी खा लिया तो अच्छी, लेकिन रेगुलरली आप दिन के 3 बार खाने में सिर्फ चाउमीन खा रहे हैं, या दिन के 3 बार खाने में आप सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा खा रहे हैं,
तो ये आपको सिर्फ फुलाएगा और आपकी कुछ मदद नहीं करेगा। सत्यनारायण भटनागर कहते हैं कि बच्चा माँ के पेट में स्वाभाविक रूप से वो सब पाता है जो उसकी आवश्यकता है। प्रसव के बाद माँ के अमृत तुल्य दूध का ग्रहण कर वह स्वाभाविक रूप से जहाँ पोषण पाता है वहीं शरीर की प्रतिरोधी क्षमता का विकास करता है। बचपन में विकास के लिए जो व्यायाम या हलचल की आवश्यकता है वह बच्चा बिना किसी प्रशिक्षण के स्वयं कर लेता है। बिल्कुल सही। उसकी ऊर्जा, उसकी चंचलता, भागदौड़, हंसना रोना सब कुछ प्रकृति प्रदत्त होता है। बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है जब आप प्रेग्नेंट हो तो हेल्दी फूड खाएं और शुरू के दिनों में कम फूड खाएं। ये भर पेट एक बार में खाना ना खाएं, थोड़ा थोड़ा 1-2 घंटे में कुछ ना कुछ 1-2 रोटी या कुछ फल कुछ इस तरह से लेते रहें। पूरा दिन मतलब आपको खाना ही खाना है। तो वो सारी चीज़ें बच्चों को जाती हैं। और स्मोकिंग, अल्कोहल हैं तो ये सब का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो सब बच्चों में जाता है। जो भी आप करते हैं, सुनते हैं, आपसे रिलेटेड हर चीज़ बच्चा फील करता है। और फिर जो शुरू माँ का दूध होता है वही बच्चे का आहार है। हम लोग इसका एहतमाम नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत बहुत कोशिश करना चाहिए कि चाहे सिज़ेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी, व्हाटएवर, बच्चा जब पैदा हो तो उसको माँ का दूध पहले दिन से ही मिलना चाहिए। ये बाहर के दूध, बच्चा आपका है, अल्लाह ने उसकी खुराक आपको भेजी है, ईश्वर ने आपके जिस्म से उसको खुराक भेजी है। डिब्बा नहीं जानता कि उस बच्चे को क्या ज़रूरत है। डिब्बे बनाने वाले नहीं जानते कि उस बच्चे में क्या कमी, क्या ज़्यादती है। ये जो आपके जिस्म से दूध निकल रहा है वो जिसने भेजा है, जिसने बनाया है, वो जानता है कि इस बच्चे को क्या चीज़ चाहिए और वही चीज़ ज़्यादा या कम निकलेगी। तो बहुत कोशिश करें कि 1-2 साल तक बिल्कुल रेगुलरी, और शुरू के दिनों में तो बच्चे को माँ का ही दूध मिलना चाहिए और कुछ भी नहीं। आगे लिखते हैं कि बचपन के बाद हम अपने जीवन स्तर के अनुकूल उसके पालन पोषण में लगते हैं। यहाँ हमारा अहंकार, महत्वाकांक्षा, परंपरा और दिखावा प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल सही कि अब हमें पार्टी करने जाना है, हम पारंपरिक फूड पे नहीं रह सकते, हमको रोज़ मीट खाना है या हमको तला भुना खाना है, हमको स्ट्रीट फूड खाना है। तो फिर ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। खाना सिर्फ यही नहीं कि भूख लगी हो खा लिया, खाना तो खुशी से भी खाया जाता है, दिखावे के लिए भी खाया जाता है, और वही शो ऑफ हो गया। तो ये परंपरा नहीं होनी चाहिए। परंपरा यही होनी चाहिए कि घर का खाना होना चाहिए, सबसे ज़्यादा घर का खाना, और घर के लोग के हाथों से बना होना चाहिए। उसमें स्वाद के साथ साथ प्यार भी उमड़ता है। आगे लिखते हैं कि जब हम प्रकृति से हट कर कुछ करते हैं तभी समस्या खड़ी होती है, जिसे हम बीमारी कहते हैं। बीमारी स्वाभाविक रूप से आती नहीं, वह हमारे आचार विचार, आचरण, जीवन शैली के कारण बुलाई जाती है। अन्यथा जीवन का आत्मरक्षा कवच इतना मजबूत है कि हर टूट फूट व्यवधान के लिए शरीर स्वयं रास्ता तय कर लेता है। बिल्कुल सही। हमारे शरीर में खाद्य पदार्थों और वातावरण के द्वारा जहाँ अमृत प्रवेश करता है वहीं विष मतलब जहर, वहीं विष भी प्रवेश करता है। शरीर में व्यर्थ का कूड़ा करकट भी एकत्र होता है जिसकी शरीर को आवश्यकता नहीं होती। शरीर इस व्यर्थ के कूड़ा करकट को निकाल बाहर करने के लिए व्यवस्था किए हुए है। बिल्कुल, ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। हमारे शरीर में व्यवस्थित द्वार बने हैं जिससे गंदगी बाहर निकल जाती है। शरीर में रक्त कणों के साथ सफ़ेद रक्त कण भी मौजूद होते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, जो हमारे शरीर में प्रवेश किए हुए विषाणु से लड़ते हैं और हमें बीमारी नहीं होने देते। हमारे शरीर का रक्षा तंत्र इतना मजबूत होता है कि हम बीमारी से स्वयं लड़कर स्वस्थ बने रहते हैं। इतना ही नहीं, शरीर में ऐसी व्यवस्था है कि वह अपना काम स्वयं सुचारू रूप से करता है, हमें पता ही नहीं चलता। बिल्कुल बात सही है कि इतनी देर में आप मुझे सुन रहे थे, आपकी पलकें कितनी बार ब्लिंक हुई
मेरी पलकें कितनी बार ब्लिंक हुई मुझे नहीं पता, लेकिन जब होना था हुई, सांसें अंदर आई गई। तो एक्सहेलेशन इनहेलेशन के बारे में भी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये एक डेली रूटीन बन गया है, डेली रूटीन हर वक्त का काम बन गया है। तो बनाने वाले को पता था कि हम क्या क्या करेंगे बदमाशियाँ, तो उसने इतना अच्छा बनाया है कि अगर ऐसा ना बनाया होता तो हम लोग पता नहीं क्या कर चुके होते अपने शरीर का, कैसा हमारा शरीर अभी दिख रहा होता, क्या सह रहा होता। हमारे शरीर इतनी व्यवस्था है कि हम अपने लिए आवश्यक रसायन स्वयं तैयार करें और शरीर को गतिशील बनाए रखें। कुछ अर्थों में शरीर स्वयं औषधालय है, उसे बाहर से औषधि की आवश्यकता ही नहीं। हमारा पाचन तंत्र शरीर में स्थित है। मुंह में भोजन का ग्रास रखते ही लार्वा ग्लैंड काम करने लगती है और भोजन के साथ पाचन रसायन आमाशय में चले जाते हैं। जहाँ पाचन क्रिया संपन्न होने लगती है, वहाँ से बड़ी आंत और छोटी आंत में व्यर्थ का कूड़ा करकट निकलने की क्रिया होती है। हमारे शरीर में सांस लेने की क्रिया जीवन का आधार है या क्रिया अपने आप संपन्न होती है। सॉरी। तो देखिए, सांस लेने की जो क्रिया है कि ये अपने आप शुरू हो जाती है। बिल्कुल बच्चा पैदा होता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता, हाथ पैर हिलाना उसको बताया नहीं पड़ता, वो खुद से हर चीज़ करना शुरू कर देता है। तो ये बिल्कुल वेल डेवलप मशीन की तरह है। एक कंप्यूटर भी वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब अपने शरीर को कंप्यूटर कहना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर को चलाने के लिए भी किसी को चाहिए कंप्यूटर की जैसे डेफिनेशन है। लेकिन हम कह सकते हैं कि बहुत ही टिपिकल मशीन है हमारी शरीर, बहुत ही टिपिकल मशीन है कि इसको पता है कि कब किस वक्त कौन सा हार्मोन एक्सक्रीट करना है, किस चीज़ की हमारे में ज़्यादती हो रही है तो उसको रोकना है। हमारी बॉडी एक वक्त आवाज़ देने लगती है, एक वक्त आता है कि आवाज़ देने लगती है कि ये प्रॉब्लम होने वाली है, बी अलर्ट। लेकिन जब वही वो वक्त होता है, हम अलर्ट नहीं होते, हम केयरलेस हो जाते हैं, प्रिकॉशन नहीं लेते, तो फिर वो स्पॉइल होना शुरू हो जाती है। ये कह रहे हैं कि हमारे शरीर में सांस लेने की क्रिया जीवन का आधार है या क्रिया अपने आप संपन्न होती है। विचार कीजिए कि यदि सावधानी पूर्वक सांस लेने की क्रिया हमें करनी पड़े तो क्या हो। मतलब इट्स हैव बीन more than 15 minutes you are listening me, I am talking। इतने देर में न जाने कितनी बार सांस लिया होगा। ये कहते हैं कि 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है। अगर ये काम हमें खुद करना पड़े, दिल को धड़काना पड़े, जस्ट लाइक कि हाथ को ऊपर नीचे उठाना पड़े, एक्सरसाइज जो हम करते हैं नॉर्मली, कितना थक जाते हैं। और ये सारे काम अपने से हो रहे हैं, दिल को हमें धड़काना नहीं पड़ रहा है, पूरे बॉडी का में खून लाना ले जाना नहीं पड़ रहा है। हर ऑर्गन अपना काम खुद कर रहा है। लेकिन सोचिए कि अगर यही काम हमें करना जब पड़ जाता है या किसी मशीन का सहारा लेना पड़ जाता है, किसी दूसरी चीज़ का सहारा लेना पड़ जाता है, तो तब क्या होता है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे शरीर में सांस लेने की क्रिया जीवन का आधार है या क्रिया अपने आप संपन्न होती है। विचार कीजिए कि यदि सावधानी पूर्वक सांस लेने की क्रिया हमें करनी पड़े तो क्या हो। हम कुछ ही समय में पस्त हो जाएं। तो हमारे शरीर में सांस लेने की क्रिया जीवन का आधार है या क्रिया अपने आप संपन्न होती है। विचार कीजिए कि यदि सावधानी पूर्वक सांस लेने के लिए क्रिया करनी पड़े तो क्या हो। हम कुछ ही समय में पस्त हो जाएंगे, थक जाएंगे। ऐसे में हमारे शरीर में रक्त संचरण की क्रिया स्वतः होती है, रक्त की शुद्धि होती है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। हमारा हृदय निरंतर धड़कता हुआ कार्य करता है, गुर्दे शरीर के लिए छलनी का कार्य करते हैं और विजातीय द्रव्यों को स्वतः पेशाब द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। विजातीय द्रव्य मतलब जिस चीज़ को हमें त्याग करना है, उसको पेशाब के द्वारा निकाल दिया जाता है।
हमारी त्वचा में लाखों छिद्र होते हैं जो पसीने के द्वारा विजातीय पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। आमाशय में भोजन पहुंचते ही उसमें शरीर पाचन रस छोड़ता है जो पाचन क्रिया को सुगम बना देते हैं। जाहिर सी बात है, हम क्या क्या नहीं खाते हैं। चीज़, ब्रेड, मैदा, चना, बेसन, मतलब उसको अगर पीसना हो, एकदम ग्राइंड करना हो, बिल्कुल पेस्ट जैसा, तो क्या, और फिर ऐसा पेस्ट कि उसमें से जो फ़ायदेमंद चीज़ है उसको निकालना, जिसकी ज़रूरत है, जो ज़रूरत नहीं है उसको बाहर एक्सक्रीट करना, ये सारा काम एक जीनियस मशीन या जीनियस का लगता है। और ये हमारा शरीर जीनियस है जो सारा काम खुद ब खुद करता है, हर अंग अपने काम को जानता है, पहचानता है और उसके लिए तैयार होता है। जो पाचन क्रिया को सुगम बना देते हैं, यकृत यानी लीवर से पित्त का उत्सर्जन होता है जो पाचक रस के साथ मिलकर भोजन पचाता है तथा रक्त का निर्माण करता है। तो यहाँ मैं थोड़ा रोकना चाहूँगी और अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि अभी अबाउट दिस लास्ट मंथ मुझे जॉन्डिस हो गया था। जॉन्डिस एक वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है। ये भी कहते हैं कि उसमें तेल चिकना भी बहुत नुकसान करता है और ये लीवर को अफेक्टेड करता है, स्वेलिंग आ जाती है और पित्त होता है। जब भी आपको वॉमिटिंग हो, उसमें हरा हरा निकले वॉमिटिंग, तो समझ लीजिए कि पित्त है, पित्त निकल, एक्सेस जो पित्त है वो नहीं जा पा रहा है और लीवर में ही है जहाँ उसको जाना चाहिए, पाचन रस के साथ मिलकर भोजन नहीं पचा पा रहा है। तो जब खाना नहीं पचेगा तो आप जो कुछ भी खाएंगे वो वॉमिट आउट हो जाएगा। तो मुझे बस ऐसे ही हो रहा था कि शाम से तबीयत जो बिगड़ी है मेरी, और फिर 20-25 वॉमिटिंग्स हो गई मुझे, और बस वॉमिटिंग में कुछ नहीं, क्योंकि मुझे खा भी नहीं पा रही थी। मैंने लास्टली, मुझे बुखार हो रहा था कभी, तो मैंने सोचा लाओ मैं दूध ले लूँ, तो हल्दी दूध लिया, तो वो बस लास्ट मेरी जो भी मील थी रात के बाद, और फिर मैं पूरा दूसरे दिन तक भी कुछ नहीं खा पाई थी। उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट हुए हैं, खैर मैं क्योर अप हुआ। तो जब भी आपको वॉमिटिंग में हरा हरा निकले तो आप उसके लिए नींबू को कट कर लें और उसको आग पर काला कर लें। एकदम काला नहीं करना है, थोड़ा गरम कर लें, थोड़ा वो काला होने लगेगा उसका चमड़े का पार्ट, और इस तरह से गरम गरम नींबू पे काला नमक और काली मिर्च का नमक, ये दोनों को मिलाकर, और अगर पेट के लिए आप थोड़ा और करना चाहते हैं तो अजवाइन पाउडर, इन सब तीनों चीज़ों को पाउडर फॉर्म में लेकर उसमें नमक छिड़क के उसको चाटें, ज़बान से ऐसे चाटें। जो कोई पेशेंट चाट नहीं सकता हो वो उसे रस के थ्रू, उसको चम्मच के थ्रू इस तरह से पिलाएं, गरम ही गरम। तो उससे जो भी एक्सेस पित्त है वो तो निकल जाएगा, लेकिन जो भी ट्रीटमेंट है वो भी लेना ज़रूरी होगा। तो अगर जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, और फिर मैंने, डॉक्टर ने कह दिया था कि तेल बंद, ये बंद, वो बंद, तो मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने उसकी बनाई डिश बिना तेल के, जो मैं जल्दी ही आप सबके साथ शेयर भी करूँगी कि अगर किसी को बिना तेल के खाना खाना हो तो वो क्या खा सकता है। तो उन सब 3-4 डिशेस के ज़रिए मैं अपना कम से कम 20 दिन मैंने बिना तेल के खाना खाया है। मैं टोटली जूस पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया, मैंने मौसम्बी, गन्ना, नारियल पानी कंसंट्रेट किया, और जब मैंने फिर टेस्ट कराया तो मेरा जॉन्डिस नॉर्मल था। तो इस तरह से फिर डॉक्टर, मुझे लगा, लोग कहते हैं Li-52 या कोई एक टॉनिक या कुछ सप्लीमेंट लेना पड़ेगा उसके ठीक होने के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन मैं ऐसा कोई भी सप्लीमेंट नहीं ले रही हूँ। और जो भी मेरा 1 हफ़्ते का ट्रीटमेंट चला बहुत बढ़िया, क्योंकि एक दिन में 12-12 इंजेक्शन्स लग जाते थे, तो ये 2 हफ़्ते भर का टाइम था बहुत ही पैनिकफुल था मेरे लिए। सो बहुत तकलीफ़ में गुज़रे ये दिन। लेकिन उसके बाद मैंने जब परहेज़ किया तो मुझे दोबारा से फिर दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मेरे डॉक्टर ने मुझे यही सजेस्ट किया कि आप परहेज़ करिए, आपको दवा की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे खुद के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि हम बिना दवा के भी खुद को फ़िट रख सकते हैं अगर हम अच्छी जीवन शैली और खान पान का ध्यान दें।
तो इस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, होप कि आपको हेल्पफुल होगी। तो इसमें बता रहे हैं कि ये लकीत्री लीवर से पित्त का उत्सर्जन होता है, जो पाचक रस के साथ मिलकर भोजन पचाता है तथा रक्त का निर्माण करता है। पैनक्रियाज अग्नाशय भी महत्वपूर्ण है। इससे इंसुलिन का निर्माण होता है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा को शुद्ध करता है। महत्वपूर्ण ग्रंथि थायराइड भी होती है, जो हार्मोन्स को संतुलित करती है। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग अपना कार्य स्वतः और नियमित करता है, किंतु जब हम खान पान से ऋतु विरुद्ध प्रकृति आचरण करते हैं तो बीमार पड़ते हैं, कमज़ोर होते हैं। हमारा शरीर स्वतः संचालित औषधालय है। इसमें हुई टूट फूट और गंदगी का वह स्वयं निराकरण कर देता है। इसलिए 90% बीमारियां तो अपने आप ठीक हो जाती हैं, इसके लिए किसी दवा की आवश्यकता नहीं होती। डॉक्टरों का यह मत है कि कभी बुखार का आ जाना शरीर के लिए लाभदायक होता है या हमारे शरीर की शुद्धि करता है। ज़ुकाम जैसे कुछ रोग अपनी नियत समय अवधि के बाद बिना दवा के भी ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। जैसे कि इस्लाम में हदीस है कि कहा जाता है कि अगर आपको बुखार आ रहा है तो ये उसको वज़ू से ये आपकी दोज़ख की आग होती है, इससे आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वैसे जो भी तकलीफ़ें आती हैं उससे गुनाह माफ़ होते हैं, ये बताया गया है। और इस बुखार को वज़ू के पानी से ठंडा करो। और थोड़ा सा ज़ुकाम होने पे लोग दवा के पीछे दौड़ने लगते हैं, उसको बहने देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ज़ुकाम आपका रुक गया तो वो बहुत सारे बीमारियों की जड़ हो जाता है। फिर बाल सफ़ेद होना, आँखों से कम दिखना, सर भारी रहना, नाकों में ठसा ठसा रहना, फेशियल पेन होना, तो ये सारी चीज़ें भी पनपती हैं। तो ज़ुकाम की दवा नहीं लेना चाहिए कुछ भी ऐसा, बल्कि गर्म चीज़ खाना चाहिए जिससे और वो बह जाए, निकल जाए। वो एक गंदगी ही है हमारे जिस्म की, जो रेगुलर बेसिस पे सफाई होती है। जैसे कि हम अपने घरों की सफाई करते हैं, बस वैसे ही सफाई हमारे शरीर की भी होती है कि समय अवधि के बाद। मोतीझारा जैसे रोग में पहले कोई दवा ही नहीं दी जाती, नियत समय के बाद रोगी अपने आप ही ठीक हो जाता है, केवल खान पान का ध्यान रखा जाए तो। आज हम घबराहट में और शीघ्र स्वस्थ होने के लिए जो दवाई ग्रहण कर लेते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट तो होते ही हैं। बिल्कुल दवा के साइड इफ़ेक्ट होंगे ही, जो भी, क्योंकि नेचुरल चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। नेचुरल चीज़ आपकी बॉडी जानती है कि हमारे बॉडी में क्या चीज़ गया है, वो जो एक्सक्रीट पार्ट है उसको बाहर निकाल देगी, उसमें से फ़ायदेमंद चीज़ें ले लेंगी। तो कभी कभार अगर आपको गैस होती है तो उसकी गैस्ट्रोटॉनिक या पिल्स लेने से बचें और अजवाइन और काला नमक पीस के ले लिया करें गर्म पानी के साथ, नींबू के साथ। तो यह आपकी गैस रिलीफ़ करने में मदद करेगी। लेकिन हाँ, किसी को बहुत ही क्रिटिकल बीमारी है गैस की, तो ऑफ़ कोर्स इसका ट्रीटमेंट दवा लेनी ही पड़ेगी। अब हम सब अनुभव कर रहे हैं, शरीर उन वस्तुओं और रसायनों पर प्रतिक्रिया करता है। हमारा शरीर प्रकृति की देन है। प्रकृति अपना नियत कार्य बिना किसी भूल चूक के करती है, किंतु हम अपनी आदतों के कारण स्वाद और आनंद के दुष्चक्र में फंसकर प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं। तब प्रकृति हमें दंड देती है, उसी का नाम है बीमारियाँ। बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई है बीमारी की। तो बीमारियाँ, वैसे मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि मैं अपनी बेटी को, जब से वो 1 साल की पूरी हो गई थी, तो तब से मैं अपनी बेटी को मगरेल के दाने देती हूँ, जिसे काला दाना भी कहा जाता है। ये बहुत मुफीद होता है और मैं इसको इसलिए देती हूँ क्योंकि इसके लिए हदीस है। हदीस आई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई मगरेल का दाना खाए तो वो सिर्फ़ मौत से ही है, जो वरना कोई और बीमारी उसको छू नहीं सकती। उसका ख़ात्मा जो है बस मौत से ही होने वाला है, वो इंसान तंदुरुस्त रहता है। तो इस हदीस को फॉलो करते हुए मैं उसे मगरेल देती हूँ और माशाल्लाह मुझे अच्छे इफ़ेक्ट भी मिलते हैं। तो रोज़ सुबह आप 4-6 दाने मगरेल के पानी के साथ गुटक सकते हैं। तो ये एक
जो एक ये जो दिनचर्या होती है आपके डेली लाइफ के, जो कुछ रूटीन्स होते हैं स्पेशल, ऐसे कुछ रूटीन्स होना बहुत ज़रूरी होता है जो हमारे बॉडी को इंटॉक्सिकेट करे। हमारा खान पान शरीर को रोगी बनाने के लिए हमारा खान पान शरीर को रोगी बनाने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। मांस, मदिरा, तंबाकू, सिगरेट और अखाद्य पदार्थ का सेवन, जिन्हें हम फास्ट फूड कहते हैं, हमें बीमार करने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। देखिए यहाँ पे जो एक वर्ड यूज़ किया है अखाद्य, यानी कि जो चीज़ उगी हुई ना हो, जिसको हमने खुद से तैयार किया हो। अखाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन, चीज़, मायोनीज़, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। यदि हम प्राकृतिक भोजन पकाएं और उसका सेवन करें तो सहज रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे खान पान के अतिरिक्त हमारी वर्तमान जीवन शैली प्रकृति के अनुकूल नहीं है। न विश्राम का समय है और काम का कोई नियत समय, भागम भाग है। बिल्कुल सही। जैसे कि कहा जाता है कि दिन के खाने के बाद आप थोड़ा सा विश्राम करें, सो जाएं। 20 मिनट, आधा घंटा दिन के खाने के बाद सोना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप इसको फॉलो करके देखें, आपकी बॉडी में आपको फील आएगा कि कुछ अच्छा हो रहा है। और यही कहा जाता है कि रात का खाना खाते ही ना सो जाएं। वो समझ लीजिए आप अपने लिए पेट में जहर लेके सो रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम लास्ट में बिल्कुल सोने से 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले खाना खाया। कम से कम 3-4 घंटा पहले ही खाना खा लें रात का, और उसके बाद फिर टहलें या फिर हल्का दूध लेके फिर इस तरह से सो जाएं। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंट है, और वो चीज़ें हमारे जो रूटीन है, काम काज हैं, उसमें फ़ॉलो नहीं हो पाती हैं। अक्सर दिन के वक्त हम बाहर होते हैं या फिर निकल रहे होते हैं, तो बस खाना खा के हम फ़ौरन भागते हैं काम पर, और या तो फिर वर्क प्लेस पे ही हमको लंच करना पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी को अफेक्ट करती हैं, कहीं ना कहीं गलत अफेक्ट करती हैं। गला काट प्रतियोगिता है, संतोष शांति का नाम ही नहीं। बेचारा शरीर क्या करे। बिल्कुल सही। वह परेशान हो, बीमार पड़ जाता है, मजबूर कर देता है कि हम बिस्तर पकड़ कर आराम करें। इसी बहाने हमें आराम का मौका मिलता है। तब भी क्या हम आराम कर पाते हैं? बिस्तर पर भी हम विचार मग्न, राग, देश, लोभ, लालच में पड़े रहते हैं। कैसे जल्दी ठीक हो जाएं, कैसे वक्त पे जाएं। हाँ, यही सब सोचते रह जाते हैं। बिल्कुल सही लिख रहे हैं ये। जिसके फलस्वरूप तनाव आता है, और जो अनेक रोगों की जड़ है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जैसे रोग इन्हीं कारणों से उपजते हैं। आजकल हर किसी को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की है। स्ट्रेस है, लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। एक तो हम अपनी ज़िंदगी को छोड़कर दूसरों की ज़िंदगी ज़्यादा देखते हैं, दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर ज़्यादा करते हैं, अपने में खुश नहीं रहते हैं, जितना है उतने में खुश नहीं रहते हैं। ज़्यादा पाने की लालसा, अहम की भावना, इन सब चीज़ों को भी ठीक करना पड़ेगा। सिर्फ कम तेल नहीं, बल्कि कम इंटरफेरेंस भी करना पड़ेगा, तभी जाके शरीर स्वस्थ होगा। तब भी क्या हम आराम कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। वास्तव में हमारा शरीर अद्भुत है। इसमें अमृत भी है और विष भी है। विष का भी अपना औषधीय उपयोग है, इसलिए शरीर अपने औषधालय को दिन रात चालू रखकर हमें स्वस्थ बनाए रखता है। पर परेशानी तब आती है जब हम औषधालय में बाहर से अनगिनत विषैले पदार्थ पहुंचाकर उसकी व्यवस्था भंग करने में लग जाते हैं। जाहिर सी बात है, दवा की दुकान है, उसमें बीमारी को ठीक करने की दवाएं रखी हैं, उसी के साथ 1-2 बीच में आप जहर भी रख दें। हाँ, और तो उठा के बेचने वाले ने जहर बेच दिया तो क्या होगा, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो औषधालय में जहर ना रखें, सेहतमंद खाएं। गुड माइंड गुड फाइंड जो कहते हैं, उसे गुड फूड गुड फाइंड। ये विषैले पदार्थ भी हम क्षणिक आनंद के लिए, अहंकार पोषण के लिए उपयोग में लाते हैं, जिनका अंतिम परिणाम भयावह होता है। यदि हम औषधालय के कार्य में व्यवधान न डालें, उसे सुचारू रूप से चलने
में आवश्यक सहयोग करें तो रोग, दुख और चिंता का कोई कारण है ही नहीं। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि वास्तव में हमारा शरीर अद्भुत है, इसमें अमृत भी है और विष भी है। विष का भी अपना औषधीय उपयोग है, इसलिए शरीर अपने औषधालय को दिन रात चालू रखकर हम स्वस्थ बनाए रखते हैं। तो कुछ करना नहीं है, बस हमें अपने विचलित मन को शांत करना है। और बिल्कुल सही बात है कि मैं कुछ इस वीडियो में कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ किसी बात को, या किसी ब्रांड को मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मैंने आपसे शुरू में ही बताया कि ये मैगज़ीन मुझे अपने स्टोर रूम पे मिली, तो मैंने इसको रखा और सोचा क्यों ना आप सबके साथ शेयर किया जाए। बहुत अच्छी बात है, मतलब ये हमारी तमाम परेशानियां जो हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं उसकी जड़ हैं कि एक तो हमारा खान पान ख़राब है। खान पान ख़राब इस वजह से नहीं है कि हमें अच्छा मिल नहीं पा रहा है, हमें अच्छा मिलता है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों पे निर्भर हो रहे हैं जो दिखावी हैं, बनावटी हैं, बहुत ज़्यादा कलरफुल हैं, अट्रैक्टिव हैं, कि हमें बाहर का खाना ज़रूरी है, बाहर का खाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी ज़बान पे थोड़ा लगाम लगाएं। ज़बान पे लगाम लगाने की हर तरह से ज़रूरत है, कि टेस्ट के रूप से भी कि कम तेल, बाहर का खाना बहुत कम, घर का खाना पारंपरिक रूप से बना हुआ खाना खाएं। उसमें भी बहुत ध्यान दें कि मिर्च मसाला, लाल मिर्च बहुत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा मसाला, बहुत ज़्यादा तेल नहीं होना चाहिए। एक टेस्टी फूड होना चाहिए, जैसा कि रकाबी शबी में आप देखते हैं वीडियो में। तो ऐसा खाना बनाएं जो नेचुरल हर्ब से है, उसको इस्तेमाल करके खाना बनाएं। और दूसरी तरह से ज़बान को लगाम लगाने की बात ये भी है कि खुद में संतुष्ट हों और दूसरों की ज़िंदगी को देखकर अपनी ज़िंदगी ना डिसाइड करें, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी है, आप अपनी ज़िंदगी के हीरो हीरोइन हैं। तो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करें। ये अक्सर लोग दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करते हैं, उनका क्या क्या कैसे, वो खुद को भी शांति नहीं देता, क्योंकि वो किसी को खुश नहीं देख सकते। और अगर दुखी देख लिया तो फिर वो पूरी दुनिया में गा गा कर बताएंगे भी, और न वो दूसरों को खुश देखना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब हमारी ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर करता है तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो दोनों तरीके से ही ज़बान पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। और ये कोई वीडियो में किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये एक अच्छी बात थी। और कहा जाता है कि अच्छी बात को प्रमोट करो, बताओ, फैलाओ। तो मैंने आप सबके साथ फैलाया। उम्मीद है कि आप इस आलेख को बहुत अच्छे से सुना होगा और इसका प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे आप अपनी ज़िंदगी में। तो खुद को शांत रखने के लिए, खुद को खुश रखने के लिए किस तरह से ज़बान पे लगाम लगाना है, उसके जो 2 तरीके हैं, 2 रूप हैं, 2 ख़ासियत हैं, वो मैंने आपको बताई। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर ये तरीका कहानी का आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं दूसरी वीडियो भी इस पे बनाऊंगी, क्योंकि इस तरह से कभी कभार बातचीत होना भी ज़रूरी है। हम वीडियो के ज़रिए तो बताते हैं कि ऐसा पकाएं, हेल्दी पकाएं, लेकिन मोटिवेशन करना भी ज़रूरी होता है। तो ये आलेख आपको मोटिवेट करेगा। और अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया तो मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो भी बनाऊंगी। और हम खुद किसी एक फ़ील्ड के इतने जानकार नहीं होते, तो ज़रूरी होता है कि जो जानकार है हम उसकी बातों को आप तक पहुंचाएं। तो इस तरह की स्पेशल मैगज़ीन, स्पेशल बुक्स में जो भी ऐसे आर्टिकल्स होंगे मैं उसको इकट्ठा करूँगी, और अच्छी बातें जो आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकें, मैं उसे आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। या आपको लगता है कि फ़ला मैगज़ीन में या फ़ला बुक में फ़ला आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है लोगों को जानने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं।
You can follow me on Instagram at shabista013 and you can write an email on shabista013@gmail.com. हमसे जुड़े रहिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए और अच्छा खाइए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और थोड़ा अपनी ज़िंदगी के बारे में सीरियस होइए। सीरियस होना भी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।